नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। अभी मेरे साथ हैं सुब्रतो चटर्जी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अच्छे जानकार हैं और वर्तमान में भारत के संकट और जो देश में चल रहा है और किसान आंदोलन की क्या भूमिका रही है। इसके अलावे 24 में चुनाव भी आने वाला है, तो हम इसी परिप्रेक्ष्य में इनसे जानेंगे कि वर्तमान संकट के दौर में किसान आंदोलन कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो प्रभाव कहाँ तक जाता है और 24 लोकसभा चुनाव में क्या होने की संभावना वो देख पा रहे हैं। सुब्रतो जी नमस्कार आपको समर भूमि में। नमस्कार रोहित जी। नमस्कार रोहित जी। आप वर्तमान संकट को देख रहे हैं, वो किस तरह देख पा रहे हैं? थोड़ा सं, थोड़ा सीधा हो जाइए। देखिए रोहित जी, संकट तो तब तक है जब तक एक पूंजीवादी व्यवस्था दुनिया में कायम है। वर्तमान संकट जब हम कहते हैं तो चुनावी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में संकट का जो चेहरा है, उसका जो डायमेंशन है, उसके जो कंटोर्स हैं, वो समय समय पर बदलते रहते हैं। आज जो संकट देश के सामने खड़ा है, उसमें हम भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, इन सारी बातों का जिक्र करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो मेन फैक्टर है वो मोनोपोलिस्टिक और डुओपोलिस्टिक इकोनॉमी की पॉलिसी को लेकर जो सरकार चल रही है, वो असल पॉलिसी संकट है। अभी कई परिचर्चाओं में मैंने भाग लिया, तो एक बात क्लियर समझ में आई कि कुछ हमारे मार्क्सवादी बंधु जो हैं, उनका मानना है कि ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म का नंगा नाच अभी चल रहा है देश में, ये जो सेमी फैसिस्ट या नियो फैसिस्ट प्रवृत्ति के लोगों का कब्जा हो चुका है राजनीति पर, यह एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक्चुअली राजनीति में, समाज में कोई भी प्रोसेस इरिवर्सिबल कभी होता नहीं है। लिबरल डेमोक्रेसी का ज़माना लद गया ऐसा लोग कह रहे हैं, जबकि सच ये है कि आज भी जर्मनी या यूरोप के कई सारे देशों में, अमेरिका में भी बाध्यतामूलक दृष्टि से लिबरल डेमोक्रेसी को जिला कर रखने की ज़रूरत महसूस होती है। जी, बिल्कुल ज़रूरत महसूस होती है, इसी पे मेरा सवाल जुटेगा। मैंने संकट की बात कहा, तो ये अभी जो भारत से भागने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, गांधी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब नारा हो गया है भारतीयों भारत छोड़ो। तो बड़े पैमाने पर लाखों लोग अमेरिका, भारत छोड़-छोड़ के भाग रहे हैं। इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था इंग्लिश में, उसका नाम था ऑफ नेशंस एंड बाउंड्रीज। उसका पहला ही लाइन यह था कि मैन इज अ माइग्रेटरी एनिमल। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आप दुनिया के इतिहास को शुरू से उठाकर देखें तो कहाँ अफ्रीका से चलकर लोग रोजी रोटी की तलाश में हिंदुस्तान आ गए। दुनिया भर के लोग सेंट्रल एशिया से, मंगोल आए, अंग्रेज आए, सात समंदर पार करके। वो हिंदुस्तान क्यों आए थे? इसलिए कि हिंदुस्तान में कृषि का उत्पादन, रेशम का उत्पादन और बहुत सारी चीज़ों का ऐसा उत्पादन था जैसे कि भारत वर्ल्ड जीडीपी का 24-25% डिक्टेट करता था मुगल पीरियड में, या उसके पहले भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी भारत रिच था रिसोर्सेस में। तो जहाँ जहाँ भी दुनिया में भुखमरी है, वहाँ से लोग हट के उन जगहों पर जाते हैं, जैसे कि जानवर हरा चारा खोजने के लिए ग्रीन पैस्चर्स को ढूंढ लेता है। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आज जब फ्लाइट ऑफ कैपिटल यूरोप और अमेरिका की तरफ है पूरी दुनिया का, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि तीसरी दुनिया के लोग, जहाँ पर क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, वहाँ के लोग यहाँ से छोड़ के उधर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? आप कहना चाह रहे हैं कि भारत में जो मतलब लोगों को माने खाना नहीं मिल रहा है? भारत में कल ही एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, जिसके अनुसार भारत में 104 करोड़ लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है। आप उठा के देख सकते हैं, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है।
81 करोड़ मोदी झोला तो बांटा जा रहा है। वो इसलिए बांटा जा रहा है क्योंकि हम 2021 में जो सेंसस होना था, जनसंख्या होनी थी, जनगणना होनी थी, वो हुई नहीं। इसीलिए एक्चुअल फिगर जो है बीपीएल कैटेगरी का, बिलो पॉवर्टी लाइन का, वो भारत सरकार के पास नहीं है। भारत सरकार उसको सामने देश के पटल पर रखना नहीं चाहती। लेकिन विश्व में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड बैंक से फंडेड हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से फंडेड हैं, और जगह से हैं, जो अपने तरीके से इस तरह के डेटा इकट्ठा करते हैं। तो कल जो रिपोर्ट आई है उसमें 104 करोड़ की संख्या बताई गई। अब 140 करोड़ अगर देश की पॉपुलेशन मान लिया जाए तो 104 करोड़ उसमें क्या है, बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जो डिपेंड करते हैं सरकारी इमदाद पर। अब ऐसी हालत में अगर हम कहें कि भारत में भूखमरी, देखो भूखमरी दो तरह की होती है, एक होता है कुपोषण, एक होता है प्योर भूखमरी। आदमी तो जानवर का चारा खा के भी कुछ दिन जिंदा रह सकता है, इसका मतलब थोड़ा ना है कि वो भूखमरी से ग्रसित नहीं है ना। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कहते हैं, एक डायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। महीना में 6,000 कमाने वाला लड़का भी एम्प्लॉयड तो है, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि उससे उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, जो कि एक आज के दिन में आदमी को आदमी जैसा रहने के लिए जितनी जो चीज़ें चाहिए उसको पूरी नहीं हो रही है। इसी में मैं सवाल जोड़ूँगा आपको। ये अ, जब 14 में मोदी सरकार आई थी, उस समय 55 लाख करोड़ रुपया का भारत पर लोन था। अभी मौजूदा परिस्थिति में एक रिपोर्ट आई है, 205 लाख करोड़ का लोन हो गया है। तो ये जो एक्सीड लगभग 100 करोड़, 150 करोड़ के आसपास जो लोन गया, ये कहाँ गया? ये पूंजीपतियों की जेब में गया, क्योंकि ज़मीन पर तो कुछ होता हुआ दिखा नहीं। 2014 से लेकर आज तक एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं बनी। जो थे उनको भी आप मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम पर बेचने की फिराक में है, वो टारगेट भी आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खरीद कर भी क्या करेंगे, माल तो कहीं बिक नहीं रहा है, परचेजिंग कैपेसिटी तो खत्म हो गई कंट्री की। तो आप इसमें बताइए मुझे, ये 205 लाख करोड़ का जो लोन है, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा देश की आम जनता पर? इसका इफेक्ट यही पड़ेगा कि देखो, इसमें कुछ सॉफ्ट लोन्स है, कुछ लॉन्ग टर्म लोन्स है, कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स है, कुछ फॉरेन कैप लोन्स है, कुछ इंडिजिनस लोन्स है। हो क्या रहा है कि आप देखोगे एक मज़ेदार बात, फ्यूचर ट्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट में, कमोडिटी ट्रेडिंग की तरह। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, शेयर मार्केट के मूल में रहता है। आज मैंने 10 रुपये का शेयर इस ए पर ले रहे हैं, भरोसे पर ले रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो 500 रुपये का हो जाएगा, भले उसमें 10 साल लगे। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने 1 लाख का शेयर लिया था आज से 25 साल पहले, वो आज कितने करोड़ का हो गया पता नहीं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि पब्लिक बोरोइंग को लेकर सॉप्स, यानी चुनावी हथकंडे जीतने के लिए जो बाई 81 करोड़ का मोदी झोला, इस तरह से 21 लाख करोड़ की इमदाद बांट रही है, डोल पर रख दिया इंडिया को। ये जो डोल आज दिया जा रहा है, इसका सूद समेत हमारे आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी। कैसे चुकाएंगी? इन्फ्लेशन बहुत तेज होगा, मूल्य वृद्धि बहुत तेज होगी, और मुफ्त में तो कुछ आता नहीं है। अगर 81 करोड़ को मोदी झोला मुफ्त में दिया जा रहा है, तो उस 81 करोड़ मोदी झोला की कीमत तो मध्यम वर्ग और दूसरे वर्गों से वसूल की जाएगी, या गरीबों से भी वसूल की जाएगी। तभी तो ये फिगर सामने आता है ना कि जीएसटी कलेक्शन में 60% जीएसटी पेड करने वाले वो 50% सेक्शन जो सोसाइटी है, जो पुअरेस्ट अमंग द पुअर है। अब आप समझ जाइए कि ये जो 205 लाख करोड़ डॉलर का लोन लिया गया, इसका बर्डन पुअरेस्ट अमंग द पुअर की सोसाइटी पर ही आनी है। बहुत सारी पानी है। मेरा इस इसका सवाल हो जाएगा एक और, ये जो मोदी क्राइसिस कहीं नाम देंगे, क्योंकि मोदी ही ने ही क्राइसिस शुरू किया है। तो इसकी शुरुआत में नोटबंदी का कितना हाथ लगता है आपको? भारत की अर्थव्यवस्था को कमर तोड़ने में? देखिए, नोटबंदी का 2 क्लियर कट उद्देश्य था। एक था एमएसएमई सेक्टर को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ख़त्म करना। दूसरा था विरोधी पॉलिटिकल पार्टियों के फंडिंग को ख़त्म करना। नोटबंदी का और कोई उद्देश्य नहीं था। ये 2 उद्देश्य जिसको सरकार आराम से छुपा कर चली गई, और उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि हम अमीरों को कंगाल कर रहे हैं। इसके चलते हमारी जो गरीब, अशिक्षित, भोली-भाली जनता है, वो मोदी के सपोर्ट में खड़ी हो गई।
कि चलो इन्होंने अमीरों पर हथौड़ा चलाया, अगर मुझे 2-4 दिन लाइन में लगना भी पड़ रहा है तो क्या है, लेबर चौक का मज़दूर लेबर चौक पर लाइन में लगे काम के लिए या बैंक के सामने लाइन में लगे, उसको तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। आप साइकोलॉजी को समझो। लेकिन लेबर चौक पर उसका पर्पस क्या है? एक दिन की दिहाड़ी कमाना। यहाँ पर पर्पस क्या हो गया उसका? अमीरों को कंगाल करना। तो वो अपने को एक महत उद्देश्य के साथ मानसिक रूप से जोड़ लिया। उसमें एक नेगेटिव सैटिस्फैक्शन मिला, क्योंकि भारत जैसे देश में जो कि क्राइसिस का मुल्क है, वहाँ पर मेरे पास क्या है इस पर मुझे कोई चिंता नहीं है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इससे इसकी मुझे खुशी है ना? तो ये जो नेगेटिव साइकोलॉजी है, इस पर मोदी ने बहुत अच्छे तरीके से इस कार्ड को खेला। नतीजा क्या हुआ कि लाख बेरोजगारी जो उसके चलते आई, लाख एमएसएमई सेक्टर भर-भरा के गिर गया। मैंने दिल्ली की सड़कों पर कल तक जो दिल्ली के आसपास 23,000 24,000 यूनिट बंद हो गए थे एमएसएमई के बिकॉज़ ऑफ नोटबंदी, वहाँ के जो सुपरवाइज़र थे उन लोगों को मैंने सड़क पर भीख माँगते देखा और उन्हीं लोगों को 2019 में मोदी को वोट भी देते देखा। ये बिल्कुल मतलब अजीब है और मतलब गंभीर ही चीज़ भी है। मेरा इसमें क्वेश्चन एक और रहेगा कि इन तमाम चीज़ों के बीच इसको हम मोदी क्राइसिस कहें ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस मोदी क्राइसिस के तमाम चीज़ों के बीच जहाँ जहाँ जनता दम तोड़ रही है, इस बीच में एक बहुत बड़ी परिघटना हुई, वह किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन ने कितना असर डाला इन तमाम चीज़ों पर? देखिए, किसान आंदोलन बेसिकली एक बुर्जुआ आंदोलन था बाय नेचर, आज भी है। जब लोग कहते हैं कि ये बड़े किसानों का आंदोलन है, तो इसमें कोई मुझे कहने से गुरेज नहीं है कि वाकई में ये बड़े किसानों का आंदोलन रहा है। लेकिन किसान आंदोलन ने क्या किया, जो हमारा देखो, आज आप देखोगे, एक मज़ेदार बात बताऊं कि कोरोना पीरियड में जबकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ वगैरह माइनस में चला गया, जिस समय आपकी जीडीपी -21-23% पे जा रही थी, उसमें भी एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारे जीडीपी में 34% का कंट्रीब्यूशन दे रही थी। तो आप इससे समझ जाओ कि एक्चुअली क्या है कि इंडिया में एक रूरल इकोनॉमी है, एक अर्बन इकोनॉमी है और एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। तीनों चीज़ों को अलग-अलग से आपको समझना पड़ेगा। एग्रेरियन इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ज़्यादा कोई डेवलप्ड है नहीं, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। इसीलिए एग्रेरियन इकोनॉमी में जो है वो बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की इकोनॉमी है। जिस शोध में इंडस्ट्रियल इकोनॉमी खड़ी है। मज़ेदार बात क्या है कि अच्छी अच्छे इकोनॉमिक व्यवस्था में एग्रेरियन इकोनॉमी का कॉम्प्लीमेंट्री रोल इंडस्ट्रियल इकोनॉमी करती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ट्रैक्टर की जो कीमत है आज के दिन में, या खेती के औजारों की जो कीमत है, वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी डिफाइन करती है। ठीक है? जब उसमें इनपुट कॉस्ट बढ़ता है या डीपीटी का इनपुट कॉस्ट बढ़ता है, उसके जो तो ये सारे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के खेल हैं। वो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री रोल में नहीं करके, जहाँ सब्सिडी होनी चाहिए ट्रैक्टर के सेल पर, वहाँ पर क्या हो रहा है कि ट्रैक्टर के दाम को बढ़ाने के लिए महिंद्रा एंड इस तरह की कंपनियों को छूट दे दी गई। उसी तरह से क्या हुआ, अदानी ने जब साइलो क्रिएट किया, ये किया, तो धीरे धीरे हिमाचल के सेब पर कब्जा किया, तो किसानों को ये समझ में बात आ गई कि डब्ल्यूटीओ पर हस्ताक्षर करने के बाद मोदी जो उसको और आईएमएफ, देखो आप, थोड़ी देर पहले मैं एक रिलेट कर देता हूँ, गिव मी ए मिनट। अब जो कहते हैं ना कि 205 लाख करोड़ रुपया ये लोन भारतीय ऐप है, तो ये लोन देने में 19% अगर विदेशी लोन है इसका हिस्सा, जैसे कि मेरे एक साथी बता रहे थे, कहाँ से फिगर लाए मुझे नहीं मालूम, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा कोई फिगर है नहीं, मान भी लिए। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक किन शर्तों पर लोन देता है? उन शर्तों में एक शर्त है लैंड रिफॉर्म। ये लैंड रिफॉर्म वो नहीं है जो कि सीपीएम कर रही थी, ऑपरेशन बरगादार। ये लैंड रिफॉर्म इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड नहीं है, या सोशलाइजेशन ऑफ लैंड नहीं है जो कि सोवियत यूनियन में हुआ था। इस लैंड रिफॉर्म का मतलब है कि बड़े बड़े किसानों के जोतों को छोड़कर उनको उनको मजदूर बना दो, वहाँ पर कॉरपोरेट खेती करे, कॉरपोरेट फंडिंग करे, और कॉरपोरेट फंडिंग से जो खेती हो रही है उसके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कॉरपोरेट अपने मनमाने दाम पर उनसे अनाज को खरीद ले, उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को खरीद ले। तो जब बड़े किसानों ने ये रियलाइज़ किया, क्योंकि बड़े किसान जो होते हैं उनके बेसिकली सामंती सोच के होते हैं। आप ये मान के चलो
वो जो उनका साम्राज्य है, जमींदारी चले जाने के बाद भी तो सामंत बच गए। अब जो सामंती सोच पर उनका आघात हुआ कि मैं मालिक नहीं रहूंगा, कल एक अदानी आएगा, परसों एक वॉलमार्ट आएगा, उसके बाद कोई आएगा, सब लोग मालिक बन जाएंगे और हम अपने ही खेतों में ठेकेदार बन जाएंगे। तो ये जो प्राइड था ना, इस प्राइड पर जब चोट पहुंची और साथ में साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर जब चोट पहुंची, तब किसान संगठित हुए। तो किसान कोई मूलभूत व्यवस्था में परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे और आज भी नहीं लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई पुरानी व्यवस्था को मेंटेन करने की है। इस चीज को बेसिकली आप समझिए। मोदी सरकार ने जो किया, वो पुरानी व्यवस्था को नई व्यवस्था से रिप्लेस करना चाह रहे थे अंडर द गाइडेंस एंड डिक्टेशन ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। लड़ाई यहां पर हुई। यहां पर तो आप कह रहे हैं ना कि ये जो ट्रेडिशनल भारत है, उसके साथ जो चेंजिंग इकोनॉमिक सिनेरियो है दुनिया का, वर्ल्ड ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई है। ये चीज है बेसिकली। किसान आंदोलन को इस परिप्रेक्ष्य में समझें। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये किसान आंदोलन में ऐसे नेतृत्व है जो कि किसान आंदोलन का सौदा ऑलरेडी कर चुके हैं। नाम बताना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि आजकल किसी की भावना कब आहत होती है। जिनके पास कोई मान ही नहीं है हजारों सालों से, उनकी भी मान हानि हो जाती है ना। ये सारी चीजें तो हैं आज की दुनिया में। ये खबर भी आई है और आप सच ही बोल रहे हैं, लेकिन मेरा एक कहना इसमें है कि क्या किसान आंदोलन टूट गया? नहीं, टूटा नहीं है। देखो, एमएसपी इनको मिलने से रहा। एमएसपी ये गवर्नमेंट दे नहीं सकती, और एमएसपी अगर दे भी देती है तो उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं बाजार पर। ठीक है, क्योंकि हमने एमएसपी दे दी, हमने कह दिया कि धान हम खरीदेंगे 3,500 रुपया क्विंटल। आपको 3,500 रुपये क्विंटल तभी तो मिलेंगे जब मैं खरीदूंगा। मैं छटाक भर भी नहीं खरीदूंगा, आप क्या कर लोगे? तो क्या आप देखते हैं कि इसका असर बहुत लंबा बड़ा आंदोलन फिर हो सकता है, उभर सकता है? मुझे नहीं लगता। देखो, ये लोग जिस समय रिट्रीट किया था ना टिकरी बॉर्डर पर, मैं वहाँ पर दिल्ली में ही था और लगातार वहाँ बना हुआ था, तो मैंने सब लोगों को देखा है। बुर्जुआजी आंदोलन जो है ना, वो बहुत देर तक नहीं चलता है। पहली बात ये। दूसरी बात क्या है, ये जो सामंती सोच वाले लोग हैं वहाँ पर, खास करके जाट गुजर ये सब कम्युनिटी के लोग, ये लोग बेसिकली संघी हैं, भाजपाई हैं। इसको आपको मान के चलना पड़ेगा। जाटों में जो डिवीजन हुआ है कि हिंदू जाट, मुस्लिम जाट, सिख जाट जो बट गए मुजफ्फरनगर दंगे के बाद, उसके बाद जाट पॉलिटिक्स में एक पैराडिम शिफ्ट आया है। वो शिफ्ट ये है कि हिंदू जाट पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ी है, मोदी और नो मोदी, है ना। वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं संघ से कि मोदी को हटाइए, दूसरे किसी को लाइए। इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते, लेकिन वो ये इस नैरेटिव में सेट नहीं होंगे कि हमें राहुल के पीछे जाना है, क्योंकि राहुल किसी बजरंग पुनिया के साथ कुश्ती के एक दो हम दांव आजमा लेता है, या 10-20 जाट महिला हरियाणा से लाकर अपने घर में खाना खिला आता है। ये सब टोकेनिज्म है, इससे नहीं होता है, ये होगा भी नहीं। क्योंकि राहुल गांधी या अपोजिशन जो राइट विंग है, उसने किसी ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल नैरेटिव को हिंदुस्तान में सेट ही नहीं किया है। न्याय, भारत जोड़ो, ये सारी चीज़ें जो आर्म चेयर एक्टिविस्ट हैं, थिंकर्स हैं, उनको अपील करता है। लेकिन ये ग्रास रूट तक ये सब चीज़ों की अपील नहीं पहुंचती है। ग्रास रूट तक जो पहुंचती है वो है कि जय श्री राम। जय श्री राम राष्ट्र तक पहुँचती है, बिल्कुल मुझे एक चीज़ बताइए, कभी जो किसान आंदोलन के बाद अभी कुछ दिन पहले तालकटोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत के मजदूर और किसानों का बहुत बड़ा ये मिलन हुआ था। इसके बाद इन्होंने 26, 27, 28 3 दिन का महापराव का आह्वान किया था और पूरा देश में हुआ भी। तो इसको आप किस परिप्रेक्ष्य से देखते हैं? देखिए, मजदूर क्या है, एज ए कम्युनिस्ट अगर कहा जाए तो मजदूरों के साथ किसान का साथ में मिलकर आना एक बहुत ही उत्साहवर्धक संकेत है आने वाली राजनीति के लिए। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि मजदूर जो हैं वो तो सर्वहारा वर्ग के हैं ही, लेकिन किसान आंदोलन जो है सर्वहारा वर्ग की चेतना के खिलाफ खड़ी है। इसलिए आज कोशिश हो रही है, लेकिन ये उस तरह की पीजेंट्री की मूवमेंट नहीं है जो माओ सेतुंग के अंडर में आया था। वो पीजेंट मूवमेंट अलग था, वो पीजेंट वर्कर मूवमेंट अलग था।
आज जो हम पीजेंट वर्कर मूवमेंट देख रहे हैं, इसमें भी वर्किंग क्लास को अगर लीडरशिप मिले तब तो बात बने, लेकिन पीजेंट्री को अगर इस लीडरशिप मिले तब इस मूवमेंट का कोई मतलब नहीं है। आज वही होता हुआ दिख रहा है। यही होता हुआ दिख रहा है। मेरा एक और सवाल रहेगा आपको, ये अभी पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं और या तो मीडिया खरीदी जा रही है या पत्रकार का लैपटॉप, कंप्यूटर मोबाइल उठा करके जेल में बंद किया जा रहा है। इसको और चीन का मिलीभगत होने का आरोप लगाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें। इसको किस समय देखते हैं आप हैं? देखिए, ये तो फांसीवाद में होगा ही। अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों की आवाज़ को बंद करने का, लेकिन इसका एक समाधान है बहुत छोटा सा। आप याद करो, दुनिया में जो सबसे बड़ी क्रांतियां उस समय हुई जिस समय ना इंटरनेट था, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, न कुछ था। कैसे हुई? हुँ। कैसे हुई? पैम्फलेट्स के जरिए, मैगजीन्स के जरिए, मास कांटेक्ट के जरिए, पीपल्स टू मैन कांटेक्ट के जरिए, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए। इन रास्तों से, इन ट्रेडिशनल रास्तों का कोई भी तोड़ किसी सरकार के पास नहीं है, आज भी नहीं है। आप देख लो, अगर सारे हमारे साथी अपने अपने शहर में 10,000 पैम्फलेट छाप कर रोज बांटते हैं, जो कि बहुत सस्ता है न्यूज़ प्रिंट में छाप कर बांटना, तो आप क्या समझते हैं कि सारे प्रेस को बंद कर देंगे? सरकार बंद कर देगी? संभव है? नहीं है। नहीं, संभव नहीं, लेकिन घटना मैं बताता हूँ आपको बिहार का। उसमें नीतीश कुमार के खिलाफ एक पर्चा बाँटा गया था और उसमें जो है उस पर पथराव भी नीतीश कुमार पथराव भी हुआ था नीतीश कुमार पर। इसके बाद उसमें एक फर्जी नाम दिया हुआ था प्रेस का, तो पटना में जितने भी प्रेस थे, सारे प्रेस पे डाका डाला गया। छापामारी हुआ और उसका हर एक प्लेट छान मारा कि कौन छापा, कौन छापा, कौन छापा। इस तरह घटनाएँ हो सकती है आगे। देखो, ये भी होगा, लेकिन नॉन जो प्रेस है उस पर होगा। हम लोग उस जमाने से हैं जिस जमाने में अंडरग्राउंड प्रेस भी चलती थी। सरकार को तो पता ही नहीं लगता था छापा कहाँ से पड़ेगी। बिल्कुल, आपने एक सही सवाल उठाया है कि किसी घटना में शहर में को अलग करना होता है, इंटरनेट बंद कर देता है और पूरा शहर कट जाता है। तो पंपलेट्स की बहुत ज़रूरत है इस मामले में। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि ये तलकटोरा स्टेडियम में ही उन्होंने स्लोगन दिया है कि 24 का लोकसभा चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। ये जैसा कि आपने बताया कि गवर्नमेंट वर्सेस पीपल्स या समथिंग। तो इन्होंने आह्वान किया है कि भाजपा को हराओ या भाजपा को सजा दो। तो इनके इस आह्वान को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि किसान आंदोलन जो है वो बेसिकली एक बुर्जुआ आंदोलन है, और उसमें क्या है कि एग्रेरियन इकोनॉमी जो इंडिया का है वो तो मोनोपोलिस्टिक नहीं है ना। एग्रेरियन इकोनॉमी तो मोनोपोलिस्टिक हो नहीं सकती, है भी नहीं। आज जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के साथ उसकी लड़ाई है, वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का कैरेक्टर क्या है? मोनोपोलिस्टिक है, मैक्सिमम कह लो तो डुओपोलिस्टिक है। तो इन दोनों स्वार्थों में टकराहट होना तो लाजिमी है। किसान चाहेंगे भाजपा को हराएं, बशर्ते वो लोग जात पात और धर्म के ऊपर उठकर अपने नारे को अपने जीवन में ढाल सकें। ये तो वक्त ही बतलाएगा। ये वक़्त बताएगा, ये बात तो भविष्य के गर्भ में भी है। मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा कि एक समय आया था जब हिटलर के खिलाफ अगर तमाम वामपंथी पार्टी या जनवादी पार्टियाँ या प्रगतिशील फोर्सेस अगर एकजुट हो जाती, तो हिटलर को लोग हरा सकता था। शायद यही वक़्त तो आज यहाँ दिख रहा है। वहाँ पर लोग एकजुट नहीं हुए, परिणाम हुआ हिटलर सामने आ गया। तो अब कितनी संभावना लगती है कि इंडिया गठबंधन के तहत लोग एकजुट हो सकें या कुछ और हो सका, मोदी को हटा सकें? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है ना वो एक लूजली कॉन्स्ट्रक्टेड कॉन्ग्लोमरेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज। आप इसको इस नज़रिए से देखें, नीतीश जी, लालू जी अपनी ज़मीन बचाने की जुगत में है। क्षेत्रीय दल जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपनी ज़मीन को, राजनीतिक ज़मीन को बचाने के लिए एक छतरी के नीचे आए हुए हैं ताकि वोटों का बंटवारा नहीं हो। फैक्ट ये है, कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर ये है इंडिया गठबंधन में, कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अगर मजबूत हुई तो क्षेत्रीय दल कमजोर होंगे। क्षेत्रीय दलों को इसी तरह से क्या है कि 32 दांत में जीभ की तरह रह के
चलना पड़ रहा है। वो कांग्रेस को कम से कम स्पेस अपने अपने क्षेत्र में देना चाहते हैं। कांग्रेस की जहां पर जिन 215 सीटों पर कांग्रेस की सीधी लड़ाई भाजपा से है, जिसमें आपका यह है मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बहुत सारे स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स में ऑपोजिशन की किसी दूसरे पार्टी का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। यानी ना वहां पर सपा है, ना वहां पर राजद है, ना वहां पर ममता है, कोई भी नहीं है। तो फैक्ट यह है कि कांग्रेस को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है और क्षेत्रीय पार्टियों का जनाधार जिस एरिया में है, वहां पर कांग्रेस इन्हीं क्षेत्रीय पार्टी के सपोर्टिंग रोल में आ रही है। जैसे यूपी में वो सपा के सपोर्टिंग रोल में आ सकती है, बिहार में वो नीतीश लालू के सपोर्टिंग रोल में आ सकती है, बंगाल में ममता के सपोर्टिंग रोल में आ सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश की लड़ाई उसे खुद अपने दम पर लड़नी है, राजस्थान की लड़ाई उसे अपने दम पर लड़नी है, हिमाचल की लड़ाई उसे अपने दम पर लड़नी है, गुजरात की लड़ाई उसे अपने दम पर लड़नी है, तेलंगाना की लड़ाई उसे अपने दम पर लेनी है, कर्नाटक की लड़ाई उसे अपने दम पर लेनी है, आंध्रा की लड़ाई उसे अपने दम पर लेनी है। अब आप देखो क्या मजेदार सिनेरियो उभर रहा है। कांग्रेस अपनी लड़ाई, अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई अपने दम पर लड़ रही है और क्षेत्रीय दल जो महान महान अहंग के मारे हैं, जिनको बिहार के बाहर शायद लालू नीतीश को एक सीट भी कहीं मिलने वाला है नहीं झारखंड के सिवा, इनके ईगो बहुत बड़े हुए हैं। ये नेशनल पार्टीज नहीं है, लेकिन ये नेशनल पार्टी को अपनी राजनीतिक जमीन पर स्पेस देना नहीं चाहते और ना ये जहां पर कांग्रेस की लड़ाई सीधी तरीके से भाजपा से है, वहां पर ये इनके समर्थन या गैर समर्थन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो वहां एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये गठबंधन जो है वो है क्या बेसिकली? बिल्कुल। कल मेरी मैं झारखंड में हूँ, झारखंड के एक बड़े लीडर से मेरी बात हो रही थी, ऑफ कैमरा बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि एक फलाँ सीट है, चाहे गठबंधन में बात बने, बात ना बने, वो सीट मैं नहीं छोड़ने वाला। तो इस तरह के सवाल तो कई लोग उठा सकते हैं। इसको किस रूप में भी इसको आप शायद इसी रूप में देख पा रहे होंगे? देखिए, सीटों का तालमेल जो ये लोग कह रहे हैं ना, सीटों का तालमेल का फैक्टर कहाँ कहाँ पर है, इसको सोचिए। महाराष्ट्र में है, ठीक है, यूपी में है, बिहार में है, झारखंड में है, बंगाल में है, उड़ीसा में है। ये 7 स्टेट को हटा दो तो सीटों के तालमेल का प्रश्न कहाँ उठता है? मध्य प्रदेश में किसके साथ सीटों का तालमेल आप करोगे? कांग्रेस करेगी। जो मैंने पहले कहा, राजस्थान में किसके साथ करेगी, गुजरात में किसके साथ करेगी, कर्नाटक में किसके साथ करेगी, यहाँ पर तो बाकी पार्टीज नॉन एग्जिस्टेंट है। तो सीटों का तालमेल जो है उसका सवाल तो सिर्फ वहीं पर है जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत ऑलरेडी हैं। वो उनके दिमाग में ये भी है कि हम कांग्रेस के बगैर भी अपनी जमीन बगैर भी अपनी जमीन बरकरार रख सकते हैं, जो बहुत काफी हद तक सही भी है। आप मेरे को ये बताओ ना कि ममता को कांग्रेस की क्या जरूरत है वेस्ट बंगाल इलेक्शन जीतने के लिए? बिल्कुल नहीं है। नीतीश और लालू जी को कांग्रेस की क्या जरूरत है बिहार जीतने के लिए? बिल्कुल नहीं है। सपा को क्या जरूरत है? सपा को तो कांग्रेस से ज्यादा बसपा की जरूरत है उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए। कांग्रेस की तो बिल्कुल है नहीं। 2.25 वोट शेयर वाले की क्या जरूरत है? आप बताओ मेरे को। ठीक उसी तरह से कांग्रेस को क्या जरूरत है सपा की कर्नाटक जीतने के लिए? तो मजेदार बात यह है कि लोग बड़े लक्ष्य को भूलकर छोटी राजनीति में समा जाते हैं। चुनावी राजनीति का ये एक बहुत बड़ा पहलू होता है। जैसे आपके मित्र ने कहा ऑफ द रिकॉर्ड कि हम ये सीट तो नहीं नहीं, छोड़ेंगे। मेरे मित्र नहीं थे, वो पार्टी के बहुत बड़े नेता जो थे। भी हो, जो भी हो, पार्टी के बहुत बड़े नेता, हम नहीं छोड़ेंगे। ये अहंग की लड़ाई या परसेप्शन की लड़ाई भी है कि देखो हम 2 नंबर पर थे, हम 1 नंबर में आ जाते अगर वो वोट कटवा नहीं होता। जो 3 नंबर पर था वो कहेगा कि भैया ये वोट काट दिया मेरा, इसीलिए मेरा। चुनावी गणित में ये सारे समीकरण में ये सब चीज़ें चलती रहेंगी और इससे क्या होगा, थोड़े बहुत तो भाजपा विरोधी वोटों का जो बिखराव आपने पिछले 2 चुनावों में देखा, वो तो 24 में भी होगा। ऐसा थोड़े है कि 24 में नहीं होने वाला है। 24 में भी होगा, बिल्कुल। 24 में भी होगा। आपने एक मायावती का एक स्टेटमेंट आया था
कि भले ही माने भाजपा को वोट देना पड़े, लेकिन कांग्रेस को हराओ। ये मायावती का स्टेटमेंट था। इसको किस में देखते हैं आप हैं? तो मायावती तो ए, 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 म, बसपा की। मैं समझ रहा हूँ, मैं जानता हूँ मायावती। देखिए, एक बात, एक बेसिक चीज समझ लीजिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो इस स्ट्रक्चर में है। जो भी जातिवाद की राजनीति करता है उसको सांप्रदायिक राजनीति से बहुत ज्यादा गुरेज नहीं होता। ये पहली बात समझ लीजिए। मायावती का जो बीजेपी के प्रति झुकाव है, रहा है शुरू से, उसके पीछे सिर्फ ईडी, सीबीआई, आईटी नहीं है। मायावती, जहां तक मैं जानता हूं, इतना भी कमजोर नहीं है कि वो ईडी, सीबीआई, आईटी नहीं झेल सके। और मोदी सरकार इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि मायावती पर डायरेक्ट ईडी, सीबीआई, आईटी का हमला करके सारे हरिजन वोटों का, दलित वोटों का गोलबंदी मायावती के फेवर में कर दे। फिर क्या कारण है कि मायावती आज इस बात को कह रही हैं? वही जो मैंने आपको कहा कि क्षेत्रीय दल अपनी जमीन को किसी भी हालत में कांग्रेस को कंसीड करना नहीं चाहती है। भाजपा को मायावती रिप्लेस कर सकती है सपा को साथ लेकर, लेकिन अगर कांग्रेस को मायावती स्पेस देती है, मत भूलिए कि यूपी में नारायण दत्त तिवारी तक कांग्रेस के धाकड़ धाकड़ लीडर हुए हैं, बाद में भी हुए। वो अगर, जैसे अभी कांग्रेस ने एक ब्राह्मण को यूपी का इंचार्ज बना दिया, अगर ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोट दोबारा कांग्रेस की तरफ चले आए, तब मायावती कहाँ रहेंगी? अखिलेश तो वही रहेंगे अपने ओबीसी को लेकर, मायावती कहाँ जाएंगी? भाजपा तो वही रहेगी अपने हिंदुत्व के वोट बैंक को लेकर, जो 30% उनका सॉलिड वोट बैंक है यूपी में, वो तो रहेगा। मायावती कहाँ जाएगी? चोट किसको पड़ेगी? सपा को पड़ेगी, भाजपा को पड़ेगी, या मायावती को पड़ेगी? लेकिन अगर भाजपा वहां पर बनी रहती है तो आज जो 12% जाटव वोट मायावती के साथ है, उसमें वो थोड़ा एग्रेसिव होकर 7-8% और जोड़ सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस ताकतवर हो जाए तो कांग्रेस के ताकतवर होने का मतलब ही है दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोट का एक तरफ जाना। एक तरफ जाना। बिल्कुल, चुनावी गणित में आपने एक प्रेडिक्ट किया है। मेरा अभी एक सवाल रहेगा, आखिरी सवाल रहेगा कि भारत में 10 सालों से चली आ रही क्राइसिस, जो मोदी क्राइसिस के रूप में आप देख पा रहे हैं, या हम देख पा रहे हैं। किसान आंदोलन की भूमिका पर भी आपने बताया। 24 के चुनाव पर भी आपने अच्छा प्रेडिक्शन दिया। मेरा सीधा सवाल होगा कि विकल्प क्या है जनता के सामने? देखिए, दो ही रास्ता है, एक पूंजीवाद, एक समाजवाद। पूंजीवाद का विकल्प तो समाजवाद ही है। जनता अब समझे, तब समझे, कब समझे, ये जनता पर है। और ये हमारे जो एक्टिविस्ट हैं उन पर है कि वो कितनी जल्दी लोगों को जोड़कर समझा सकते हैं। अभी जैसे आपने कहा कि एक्टिविस्ट तो अपने ही कई घड़े में बैठे हुए हैं, इसीलिए कल मैंने एक चर्चा में कहा भी था कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाओ। अगर दक्षिणपंथी पार्टियां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर चुनाव लड़ सकते, तो आप एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत क्या आप समाजवाद की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं? तो फिर आप किस बात के समाजवादी? बिल्कुल, एक सवाल ये भी रहेगा, लेकिन मेरा एक सवाल और रहेगा इसी से जुड़ा हुआ। ये आप चुनाव लड़ कर के पार्लियामेंट में जाते हैं, कुछ भी सीटें हो, जैसे भी हो, आप ले जाते हैं। मोदी सरकार ने दिखाया कि वो 150 सांसदों को निलंबित करके, सीधा रोड से बाहर भगा फेंक करके मनमर्जी कानून लागू कर देती है। क्या गारंटी है जब आप चुनाव के जाएँगे, निकाल के बाहर नहीं फेंक देगी गवर्नमेंट आपको? तो ऐसी स्थिति में आप क्या देखते हैं? संसदीय राजनीति की भूमिका? संसदीय राजनीति 2014 में मर गई है, उसको दफन कर दिया गया 2019 में। आज जो फैक्ट्स बाहर निकल के आ रहे हैं वो ये है कि 2019 के चुनाव में भी करीब करीब 155 सीटें भाजपा ने ईवीएम के जरिए जीती थी। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, थोड़ी आपको मैं बेसिक बैकग्राउंड में ले जाऊँ मैं आपको, लोगों को समझाने के लिए। 2016 में जो नोटबंदी हुई थी, उस समय मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने कहा था कि कोई भी ऐसी सरकार जो जनता के वोट से चुनकर आई है, इतना बड़ा जन विरोधी फैसला नहीं ले सकती। इस जन विरोधी फैसले के बावजूद अगर
मोदी ने 2019 का चुनाव जीता, तो उसके पीछे पुलवामा और पुलवामा से उपजा एक टेम्पररी राष्ट्रवाद का माहौल इतना काफ़ी नहीं था। इसके पीछे ईवीएम का खेल था, जो धीरे धीरे पर्दाफाश हो चुका है। सैम पित्रोदा और बहुत सारे लोकल एक्सपर्ट्स ने भी इस चीज़ को बताया है। मैं आपको 2017 की एक घटना बताऊं। 2017 में यूपी में विधानसभा का इलेक्शन हो रहा था। आज मैं खोल के बता रहा हूँ। उस समय भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस 11 नंबर अशोक पथ पर हुआ करता था। उस 11 नंबर अशोक पथ में 64 नंबर केबिन जो था, वो मेरे एक मित्र का था, जो कि यूपी का प्रभारी था। जब इलेक्शन रिजल्ट शाम में आने लगा तो हम लोग सब बैठे हुए थे। वहाँ पर दर्जनों फोन ऐसे लोगों के आए, भाजपा के जीते हुए एमएलएस का, जिनका कहना था कि हमें तो वोट ही नहीं मिला था, हम जीत कहाँ से गए। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। वक्त आने पर मैं आदमी का भी नाम बता दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा। कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। हम लोग भी जानते थे। बाद में अभी बात आके आ रही है कि उस चुनाव में भी अखिलेश जो हारे थे, उसमें भी ईवीएम का बड़ा खेल हुआ था। आज मध्य प्रदेश में वही बात निकल के सामने आ रही है, राजस्थान में वही बात निकल के सामने आ रही है। मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारतीय क्रांतिकारी वर्ग के प्रति लिए, उनके फेवर में। मोदी सरकार ने भारत में धर्मनिरपेक्षता, संसदीय व्यवस्था, बुर्जुआ न्याय प्रणाली और ब्यूरोक्रेसी, इन सब के चेहरे पर जो एक फसाडे था, एक मुखौटा था, धर्मनिरपेक्षता का, न्याय व्यवस्था का, संसदीय प्रणाली का, संसदीय राजनीति उसके उनका, इस सब मुखौटे को बड़ी बेरहमी से नोच कर उतार के नंगा कर दिया है। और अब जो है, अब एक डिसइल्यूशनमेंट की स्थिति लोगों के मन में है। किसी को आज ये भरोसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जाने से मुझे न्याय मिलेगा। किसी को आज भरोसा नहीं है कि डीसी साहब के पास जाने से, डीएम साहब के पास जाने से मेरे उजरे हुए घर को कोई आकर बना देगा। तो ये जो सरकारी व्यवस्था के प्रति जो मोहभंग है, ये इसको पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति मोहभंग में बदलना, ये कम्युनिस्ट पार्टी का काम है, नंबर 1। नंबर 2, पार्लियामेंट हैज बिकम रेडेंडेंट। पार्लियामेंट को सुअर बड़ा तो बहुत पहले ही किसी ने कहा था, लोहिया जी ने भी क्या क्या कहा था, वो सब पब्लिक डोमेन में है, मेमोरी में, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट के नाम पर जो एक मुखौटा खड़ा कर दिया गया था, उस मुखौटे को मोदी ने नोच के फेंक दिया। अब मोदी को इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ ईवीएम की जरूरत है। उनको ना राम मंदिर की जरूरत है, ना उनको रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, राहुल को किसी को जेल में भेजने की जरूरत है। उनको किसी को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को पॉकेट में रख लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ का फैसला सुरक्षित रखती है। फैसला देती हुए तो न्याय होता हुआ दिखता नहीं है। ऐसी हालत में अभी स्टेट और पीपल दोनों आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। तो स्टेट पावर जो है वो अपने को अक्षुण्ण रखेगा। मोदी पर 50 लाख करोड़ रुपए का स्टेक लगा हुआ है आने वाले इलेक्शन में। वो लॉबी कभी नहीं चाहेगी कि मोदी हार जाए और अदानी जेल जाए, इसलिए उतनी आसानी से नहीं हारेगी। ये कहना बेकार है कि वो इंडिया गठबंधन हो गया तो 63% वोट आ गया। इलेक्शन इज नॉट नंबर, इलेक्शन इज केमिस्ट्री मैन। एंड टुडे इलेक्शन इज नॉट इवन केमिस्ट्री, इलेक्शन इज ए मशीन, दैट्स ऑल। इलेक्शन इज मशीन, और ईवीएम, उस मशीन पर आपका कब्जा है, ईवीएम का होगा और इसमें उसकी भूमिका नहीं है, ये आपने स्पष्ट रूप कोई से कहा। भूमिका नहीं। अ, 100% वोट बीजेपी के अगेंस्ट में आएगा और 100% वोट सीट बीजेपी को मिलेगी। अब भविष्य किस में देखते हैं, 24 भविष्य के बाद का? 24 के बाद का भविष्य एक अराजकता, एनार्की का भविष्य है, टोटल एनार्की। क्योंकि इसमें क्या होगा, लोग भुखमरी के चलते सड़कों पर आएंगे, बेरोजगारी के चलते सड़कों पर आएंगे। समाज में एक अजीब एनार्की की स्थिति उत्पन्न होगी। लुम्पेन फोर्सेस जो हैं वो तो सरकारी इमदाद पर जिंदा रह के आपके अगेंस्ट में लड़ेंगे। सड़कों पर आपको पिच बैटल होता हुआ दिखेगा। भगवाधारी लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। आप जब भी देश की बात करेंगे, अपने स्वार्थ की बात करेंगे, अपने परिवार की बात करेंगे, फिर भी आपको देश का दुश्मन मान लिया जाएगा। ये सारी स्थिति मुझे क्लियर कट दिख रही है। अगर ना
किसी तरह से ईवीएम हटे और बैलेट पेपर से चुनाव होकर किसी तरह से हो, इसकी संभावना भी आज दिखती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि डुओपोलिस्टिक इकोनॉमी मोनोपोली के अगेंस्ट में जो कैपिटलिस्ट लॉबी है, वो भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। दोनों ताकतें तो अभी आपको स्थिति मज़ेदार बात क्या है कि आपको कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म पर ज़्यादा भरोसा करना है लिबरल डेमोक्रेटिक सोशल डेमोक्रेट सोसाइटी की रिवाइवल के लिए। आज इस स्थिति में हम लोग खड़े हैं। इस चीज़ हम लोग खड़े हैं। शुक्रिया सुब्रत चटर्जी जी, आपने बहुत अच्छी चीज़ों का विश्लेषण किया और हम उम्मीद करते हैं कि आपका अगला सवाल ईवीएम पर ज़रूर पूछा जाएगा और हम दर्शकों को बता पाएँगे कि ईवीएम का क्या मामला है। धन्यवाद रोहित जी, शुक्रिया। ये थे हमारे अतिथि आज के, सुब्रत चटर्जी जी। इनकी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू राजनीति में बहुत अच्छी समझदारी है। इन्होंने जिस तरह चीज़ों को देखा, विश्लेषण किया, वो काफ़ी उम्दा तरीके से उन्होंने बताया कि 24 में क्या भविष्य बनने जा रहा है और 24 के बाद का क्या भविष्य होगा। ईवीएम एक बड़ा फैक्टर है, जिसको कि तुरंत नज़रअंदाज करना मुश्किल है, लेकिन दूसरी जो शक्तियाँ हैं, वो भी कमज़ोर नहीं पड़ रही है, वो भी कमज़ोर नहीं है। निश्चित तौर पे ये लड़ाई, बैटल बहुत तीखी होगी। अगर 24 में मोदी सरकार सत्ता में दोबारा आती है, भाजपा दोबारा सत्ता में आती है, इसके बाद ये हाँ, तिबारा, इसके बाद ये संघर्ष और ज़्यादा भयानक होगा, और ज़्यादा निर्मम होगा और ज़्यादा नृशंस होगा। देखते रहिए चैनल हमारा समरभूमि। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समरभूमि से। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और यदि आपको मेरी रिपोर्ट अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग करने का भी कोशिश करें, क्योंकि ये हमारा चैनल आपके सहयोग से ही चलता है। नमस्कार।